तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर। मैं आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हम एसएससी स्टेनो ग्रेड सी और डी को टारगेट कर रहे हैं। जो हमारा टारगेट ईयर है वो 2024 है, यानी कि आपका अपकमिंग एग्ज़ाम जस्ट 45 डेज समथिंग रह गए हैं, 40 to 45 डेज रह गए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। उस टारगेट को हासिल करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर सेट। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सेट नंबर 10 की। इससे पहले मैं 9 पेपर सेट में आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं। ध्यान रखेंगे, मेरी जो क्लासेस होती हैं रोज़ाना रात को 9 बजे एक नया पेपर अपलोड हो जाता है। कोशिश ये रहती है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी ऑफ कंटेंट डिलीवर किया जाए। मेरी सारी क्लासेस के अंदर आपको केवल एग्ज़ाम से रिलेटेड ही बात मिलेगी, इधर उधर का कोई फालतू डिस्कशन नहीं मिलेगा। जैसा एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट होती है हम वही क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ एक स्टूडेंट के लिए टाइम की क्या वैल्यू है। अगर एक बार मिस हो गया एग्ज़ाम तो 365 डेज़ बेटा वेट करना पड़ता है। और ये वेट बेटा मैंने भी कई बार किया है, सिर्फ एक थोड़ी सी गलती की वजह से। इसलिए मैं जानता हूँ इस चीज़ को कि आपके लिए टाइम की क्या वैल्यू है। तो बिना समय गवाए मैं अपने सेशन को शुरू करता हूँ। आज की क्लास में हम टारगेट करेंगे 50 क्वेश्चंस, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर, ये एक्चुअली पुरानी स्लाइड लग गई है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर मैं 50 तक प्रीवियस स्लाइड में करवा चुका हूँ। एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है एसएससी स्टेनो टारगेट एग्ज़ाम के नाम से। देखिए, यहाँ तक मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूँ। 50 क्वेश्चन ये मैं सॉल्व करवा चुका हूँ। अब रिमेनिंग 51 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एंटेनिम आपको बताना है जेनेरस। अब जेनेरस का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा विनम्र हृदय का हो, यानी काइंड हो, ठीक है, काइंड हार्टेड हो। एल्ट्रिस्ट का मतलब क्या होता है? परोपकारी, परोपकारी, वन हु थिंक्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर। चैरिटेबल का मतलब क्या होता है? दान देने वाला, जिसमें हम डोनेशन वगैरह करते हो, चैरिटी करते हो, डोनेट करते हो। काइंड का मतलब क्या होता है? दयालु व्यक्ति होगा, विनम्र होगा। और ग्रीडी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो क्या है? लालची है। ऐसा व्यक्ति है जो लालची है। तो देखिए, एंटोनिम आपको बताना है। जेनरस का मतलब दयावान व्यक्ति जो हर किसी को कुछ ना कुछ दान करता रहता है, और ग्रीडी मतलब लालची व्यक्ति जो लालच करता है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 52। और 52 क्या बोलता है? इन द जंगल दे एनकाउंटर्ड अ बस अ स्कूल ऑफ लायन। जंगल जब वो गए तो उनका एक स्कूल ऑफ लायन से सामना हुआ। बेटा, शेरों के दल को क्या बोलते हैं? शेरों के ग्रुप को बोला जाता है प्राइड ऑफ लायन, यानी शेरों का दल। बेटा, ये कौन से वाले नाउन का चैप्टर का है? ये कलेक्टिव नाउन ग्रुप का है। कलेक्टिव नाउन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है? कलेक्शंस को पढ़ाया जाता है, ठीक है। अ स्कूल ऑफ फिशेस सुना होगा, ठीक है। स्कूल ऑफ फिश, फिश का स्कूल ऑफ होता है अपने पास में, ठीक है। शॉल ऑफ फिश भी होता है, स्कूल ऑफ स्टूडेंट्स भी हो सकता है, क्लास ऑफ स्टूडेंट भी हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 53। और 53 में आपको क्या करना है? एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाना है। तो पहले मैं इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर आपके सामने बना दूं। यदि मेन वर्ब के साथ में फर्स्ट फॉर्म आ जाए और ऑब्जेक्ट आ जाए, तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप क्या करोगे? पहले लेट लगेगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर बी आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। अगर इधर पे अदर वर्ड दिया हुआ है ऊपर, तो आप यहाँ पे अदर वर्ड को यूज़ कर लीजिएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है। डोर ऑब्जेक्ट है। फॉर योर ब्रदर, ये यहाँ पे किस फॉर्मेट में चला जाएगा? अदर वर्ड के फॉर्मेट में चला जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, लेट सभी जगह पर आ रहा है, द डोर सभी जगह आ रहा है, ऑब्जेक्ट तो सभी जगह एक जैसा। आप चाहिए मुझे बी, यहाँ क्या आ रहा है? बीन, ये गलत है। यहाँ पे तो बी आ ही नहीं रहा। फर्स्ट में बीन आ रहा है, सेकंड में तो बी आ ही नहीं रहा, थर्ड वाले में बी आ रहा है, लेकिन बी के बाद में कौन सी फॉर्म आ रही है? फर्स्ट फॉर्म आ रही है, गलत हो गया। लेकिन फोर्थ वाला देखूँ तो मैं सारी चीज़ें मेरे को बता रहा है, बी आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही है, और अदर वर्ड भी आ रहा है। तो इट मीन्स माय फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? देखिए, मेरी कोशिश ये है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको डिलीवर करूँ मैं। इस वजह से मेरी स्पीड थोड़ा फास्ट रहती है। तो प्लीज़ मेरे साथ में आप लोग मार्च पास करते चलिए, मेरे कदम से कदम मिलाते चलिए। आपका रिवीजन चुटकियों में हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका रिवीजन हो गया, क्योंकि मैं कम समय में ज़्यादा कंटेंट और क्वालिटी ऑफ कंटेंट डिलीवर करने में भरोसा रखता हूँ। मेरी क्लासेस में आपको इधर उधर की फालतू बकवास सुनने को नहीं मिलेगी, केवल एग्ज़ाम रिलेटेड ही बात होती है। देखिए क्या मिलेगा? ही सेड टू मी हाउ आर यू नाउ। ही सेड टू मी हाउ आर यू नाउ। जब भी क्वेश्चन मार्क लगा हो तो आस्क्ड आता है, आस्क्ड आ गया, आस्क्ड आ गया, आस्क्ड आ गया। मी की जगह मी आ गया।
इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। जब क्वेश्चन वर्ड हमारे पास दिया जाता है तो केवल इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं, लगता कुछ भी नहीं है। यहाँ पे दैट लगाया है, गलत है। यहाँ पे इफ़ लगाया है, गलत है। यहाँ पे हाउ आ रहा है, यहाँ पे हाउ आ रहा है, ठीक है, ये स्टेटमेंट तो ठीक है। अब एक और सिचुएशन देखिए, आपको मालूम है इज एम आर किस में बदलता है, वाज या वर में। देखिए वाज यहाँ पर भी आ रहा है, वाज यहाँ पर भी आ रहा है। एक प्रॉब्लम है कि जब आप इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं, जब डायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन जब आप इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हो तो क्वेश्चन वर्ड के बाद में बेटा यहाँ पर सब्जेक्ट आता है, तब हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, जो कि क्या है हमारे पास में, ये वाला पार्ट सही है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रही है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 55। 55 क्या कह रहा है उसको समझिए। 55 में एंटोनिम बताना है और वर्ड दिया हुआ मार्वलस। मार्वलस का मतलब होता है शानदार, अमेजिंग, फैबुलस। टेरिबल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा भयानक हो, ठीक है। मेस्मराइजिंग का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल अपने मन को मंत्रमुग्ध कर ले, एनचेंटेड कर ले। एनचेंटेड, एनचेंटेड, एनचेंटेड का मतलब क्या होता है, मंत्रमुग्ध हो जाना। लॉन्ग का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ क्या हो, काफ़ी लंबी हो। और इंटरेस्टिंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ क्या हो, हमारे इंटरेस्ट की हो। मार्वलस का मतलब होता है शानदार, अमेजिंग। और इसका उल्टा आपको बताना है, आंसर हो जाएगा ए फॉर अमेरिका, टेरिबल, यानी भयानक। 1 मिनट देना बेटा, ना 1 मिनट देना। इसको सेट कर दूँ मेरा, आई थिंक मेरे को कॉल कर रहा है कंटिन्यू। ठीक है, ना एवरीथिंग इज़ ओके, लेट मी चेक इज देयर एवरीथिंग इज़ ओके और नॉट। अगर मैं चेक कर लूँ मैं, ठीक है, चल रहा है सब कुछ ओके। ठीक है, तो बेटा ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। इधर पे क्वेश्चन नंबर 55 पे हम लोगों का आंसर क्या होने वाला है, क्या आंसर लगवाया था बेटा मैंने, 55 का आंसर टेरिबल लगवाया था। आंसर ए फॉर अमेरिका हो जाएगा। 56 पर आइए, 56 क्या बोल रहा है। 56 में आपको सिनोनिम बताना है। वर्ड दिया हुआ है डिसकंट्रोल्ड। अब इसका मतलब क्या होता है पहले देख लीजिए। इसका मतलब होता है कोई किसी को गुस्सा दिला रहा हो, यानी चिढ़ा रहा हो, चिढ़ाना, है ना, गुस्सा दिलाना किसी को। द डिसग्रंटल पैसेंजर वर डिस्कसिंग द मैटर विद द अथॉरिटी। मतलब डिसग्रंटल मतलब ऐसे पैसेंजर, ऐसे यात्री जो काफ़ी चिढ़े हुए थे, गुस्से में थे, वो क्या कर रहे थे, अपने मैटर को अथॉरिटी से डिस्कस कर रहे थे। टॉर्चर का मतलब क्या होता है, किसी को प्रताड़ित करना। एनॉय का मतलब क्या होता है, एंगर, यानी गुस्सा होना किसी से। कैप्रिशियस का मतलब क्या होता है, मनमौजी, ये अपने मन के जैसा काम करेगा, मनमौजी, ठीक है। कंटेंटेड का मतलब होता है सेटिस्फाइड, यानी कि संतुष्ट, कोई व्यक्ति किसी के बातों से संतुष्ट हो। हमको सिनोनिम बताना है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल। क्लियर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 57, और 57 क्या बोल रहा है देखेंगे। बोला गया है दे मिस देयर ट्रेन बिकॉज दे वर वेटिंग ऑन रॉन्ग स्टेशन। उनकी उनकी जो ट्रेन छूट गई थी क्योंकि वो गलत स्टेशन पे इंतज़ार कर रहे थे। दे वर ऑन द प्लेटफॉर्म नंबर 3 इंस्टेड ऑफ द प्लेटफॉर्म नंबर 8। तो देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, यहाँ पर बोला गया है कि उनको प्लेटफॉर्म नंबर 8 की बजाय वो 3 पर उसका वेट कर रहे थे, और वो कहाँ पे था, रॉन्ग प्लेटफॉर्म पे था। यानी कि वो क्या बता रहा है कि एक स्पेशल प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहा है जो गलत जगह पे था। तो देखिए ये रॉन्ग प्लेटफॉर्म जो है ये एक स्पेशलिटी को क्रिएट कर रहा है, यानी प्लेटफॉर्म नंबर 3 या 4 में से जिस गलत वाले प्लेटफॉर्म पे वो था उसके लिए हमको दा का यूज़ करना पड़ेगा बेटा। कभी कभी क्या करते हैं, कन्फर्मेशन बताने के लिए, दबाव देने के लिए हम लोग दा का यूज़ करते हैं। क्लियर। देखिए आर्टिकल का क्वेश्चन आ ही रहा है, लेकिन वो कैसा आ रहा है, छिपा हुआ आ रहा है, आप पहचान ही नहीं पाओगे कि वो आर्टिकल का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। दा जुड़ेगा बेटा, हटेगा कुछ भी नहीं। अब इस तरह के कंटेंट में देखिए, प्रियंका इज अ सब्जेक्ट, एडिट्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा यानी कि फिफ्थ फॉर्म है ये। द स्कूल मैगजीन। अगर मैं फॉर्मूला प्रॉपर बनाऊं तो फॉर्मूले से मेरे को पता चलेगा, अगर फर्स्ट फॉर्म आ जाए या फिफ्थ फॉर्म आ जाए तो पेसिव वॉइस बनाते समय मुझे बनाना चाहिए इज, एम, आर और थर्ड फॉर्म, ये मेरे को बनाना चाहिए। यहाँ पे क्या आ रहा है, वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म आ रही है, गलत। यहाँ इज़ आ रहा है और थर्ड फॉर्म आ रही है, इसको होल्ड करके रखते हैं। यहाँ इज़ आ रहा है और फर्स्ट फॉर्म आ रही है, थर्ड वाला गलत हो गया। फोर्थ वाले में वाज आ रहा है, गलत हो गया। तो केवल सेकंड वाला ही है जो हमारा सही आंसर बनेगा, सारी चीज़ों को फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। अब आ जाइए 15 नंबर फॉर 59। द टू पीपल्स वर फाइटिंग टू ईच अदर। फाइटिंग टू ईच अदर क्यों होगा भैया, प्रपोजिशन का क्वेश्चन है, फाइटिंग विद ईच अदर होता है, टू ईच अदर नहीं, फाइटिंग विद ईच अदर। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 60 पर आइए। ही इज एंजॉइंग द प्रोग्राम वेरी मच, ही वांट टू स्टे टिल टिल द एंड। उसने प्रोग्राम को बहुत इंजॉय किया और वह प्रोग्राम के अंत तक रुकना चाहता था या रुकना चाहता है, वह प्रोग्राम को बहुत इंजॉय कर रहा है। तो देखिए ही आ रहा है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में वर्ब भी सिंगुलर आएगी। वांट अभी प्लूरल वर्ब है, जब वर्ब में हम एस लगा देते हैं तो वर्ब हो जाती है सिंगुलर। तो अभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, वांट की जगह पे क्या हो जाएगा, वांट्स हो जाएगा। क्लियर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 61। आपको ईडियम एंड फ्रेजेस के बारे में चर्चा करनी है। कंप्लीटली मिस्टेकन मतलब पूर्ण रूप से गलत, पूरी तरह गलत, पूरी तरह गलत। कोई आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे तो वो पूरी तरह गलत है, स्टेप 1 से लेकर स्टेप लास्ट तक वो गलत ही गलत था। ट्रू, थिक एंड थिन मतलब इसका मतलब क्या होता है, किसी भी तरह, है ना। मतलब मतलब ऐसा समझ लीजिए कि अच्छे बुरे समय में एक समान, है ना, अच्छे बुरे समय में एक जैसा रहना या एक समान रहना, एक समान रहना, यानी कुछ भी हो, थ्रू थिक एंड थिन, अच्छा समय आए चाहे बुरा समय आए, ठीक है। हंगर पैंक्स का मतलब क्या होता है, भूख, काफ़ी ज़्यादा कोई व्यक्ति भूखा हो तो वो। बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है, मतलब कोई रिस्क, कोई रिस्क उठाना। और वेट का मतलब क्या होता है, मतलब ये ऑल वेट का मतलब होता है पूरी तरह गलत, टोटली रॉन्ग। सो अवर ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। चलिए अब देखते हैं, वी हैव टू गो अंडर द बुक्स इफ वी वांट टू पास द बोर्ड एग्जाम दिस ईयर। हमको किताबों के अंदर जाना पड़ेगा अगर हम इस वर्ष परीक्षा पास करने चाहते थे। वी वांट गो अंडर नहीं बेटा, गो अंडर तो किसी वस्तु के लिए आएगा, आपको बोलना पड़ेगा गो थ्रू। गो थ्रू का मतलब क्या होता है, एक पूरा फ्रेज बनेगा, गो ये लगा हुआ और थ्रू ये लगा हुआ। गो थ्रू का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अध्ययन करके करते हुए जाना, किसी भी मैटर की अच्छे से सर्चिंग करते जाना। गो थ्रू मतलब पढ़ते हुए गुजरना। तो आपको परीक्षा में अगर पास होना है तो क्या करना पड़ेगा, गो थ्रू करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 63। 63 क्या बोल रहा है, इन अक्टूबर दे विल हैव लिव्ड इन फ्रांसिस्को फॉर 5 ईयर। देखिए सिंस और फॉर कभी भी आता है तो हम लोग हैज़ हैव बीन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विल दिया हुआ है, तो अब इसी का बना दीजिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। विल हैव, यहाँ पे आएगा बीन, और ये जो लिव्ड है इसको हटा दीजिए, इसकी जगह पर हो जाएगा लिविंग। वी हैव बीन लिविंग इन सैन फ्रांसिस्को फॉर 5 ईयर। अक्टूबर तक हम लोग 5 वर्षों से सैन फ्रांसिस्को में रह रहे होंगे, निवास कर रहे होंगे। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। लेट्स सी अनदर वन। हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 64 और 64 क्या बोल रहा है, रूरल हाउस होल्ड्स इन मैनी ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज डोंट हैव फुली फिक्शनल वाटर टैप वाटर कनेक्शन। देखिए रूरल क्षेत्र के अंदर और घरेलू कार्यों के लिए अगर आप देखा जाए तो कई सारी कंट्री के अंदर फुली फिक्शनल, फिक्शनल का मतलब क्या होता है, काल्पनिक नल का पानी नहीं था। तो ये तो सुनने में अजीब सा लग रहा है, यहाँ पे जो वर्ड आया है फिक्शनल, कहाँ गया सोनू, इस फिक्शनल का मतलब क्या होता है, काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक होता है। तो भैया काल्पनिक की तो चर्चा हो ही नहीं रही है। एक मिनट में कलर चेंज कर दूँ यार, मैं कुछ डिफरेंट ले लूँ कलर में, दिस वन इज बेटर। तो काल्पनिक की तो चर्चा हो ही नहीं रही है, हमको क्या चाहिए कि फुली फंक्शनड। फुली फंक्शन का मतलब क्या, स्वतः ही चलने वाला। रिविजनल ये नहीं होगा, फंक्शनल टैप हाँ ये होगा, फुली फंक्शनल टैप ये होगा। डिवोशनल आध्यात्मिक नल चाहिए नहीं, इरोशनल समाप्त होता हुआ नहीं। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। नाउ कम्स टू द अनदर वन। व्हेन विलियम गेट्स एंग्री ही स्टार्ट एक्ट लाइक एन इम्बेसिबल। देखिए जब विलियम क्या हो जाता है, काफ़ी गुस्सा हो जाता है तो वो कैसा व्यवहार करने लगता है, मूर्खों जैसा, यानी फूल, फूल का मतलब होता है मूर्ख, मूर्खों जैसा व्यवहार करने लगता है। प्लीजिंग मतलब क्या होता है, अच्छा, प्लीजिंग का मतलब क्या होता है, मन को अच्छा लगने वाला, सुहावना। फियरस का मतलब होता है गुस्सा वाला स्वभाव, फियरस, फ्यूरी हो सकता है, एंगर हो सकता है जिसमें काफ़ी गुस्सा भरा हुआ हो, एंग्री टाइप का नेचर हो। इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान होता है, और चेयरफुल का मतलब होता है हैप्पी, ग्लैड, है ना। तो ये सारा का सारा। अभी क्या बोला है, फूल का, फूल का उल्टा क्या बनेगा, इंटेलिजेंट बनेगा। आपको एंटेनिम बताना है ना, सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। ओके।
अब आ जाते हैं भैया इंपॉर्टेंट टिप्स पर। यहाँ से देखिए आपके पेपर का एक नया रूटीन चालू हो जाता है। अभी तक तो आप ग्रामर वगैरह सारा हैंडल कर रहे थे, ग्रामर और वोकेबलरी, लेकिन इसको बोला जाता है क्लोज पैसेज। इसको क्या बोला जाता है? क्लोज पैसेज। और इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये आपके पेपर का। आप ध्यान रखिए, स्टेनो एग्जाम के अंदर 1 से लेके 65 क्वेश्चन तो ग्रामर बेस्ड रहते हैं, और 66 से लेके 100 तक ये जो आपके पास में 35 क्वेश्चंस ये कुछ बचे हैं, ये जो आपके पास में ये जो क्वेश्चंस होंगे आपको बताए जाएंगे, ये होंगे आपके रीडिंग एबिलिटी के ऊपर बेस्ड, कि आप कितना अच्छा सा रीड कर पाते हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे और किस तरीके से करना है देख लीजिए। द फ्रेंच डैश वाज द पीरियड ऑफ द ग्रेट सोशल एंड पॉलिटिकल अपहीवल इन द फ्रांस। तो देखिए बोला गया है इन द फ्रांस दैट लास्टेड फॉर द 1789 और 1799। तो बोला गया है कि फ्रांस का जो रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन का मतलब क्या था? फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से फ्रांस के लिए कब शुरू हुई थी? 89 से लेकर 99 के बीच में हुई थी। तो रेवोल्यूशन हुआ था, क्रांति हुई थी, विद्रोह नहीं हुआ था। अपराइजिंग का मतलब होता है विद्रोह, ऐसा कोई विद्रोह तो नहीं हुआ था। म्यूटिनिटी का मतलब क्या होता है? किसी के आप अगेंस्ट करें, प्रोटेस्ट कर रहे हो, बगावत कर रहे हो किसी से। और रिकपरेशन का मतलब क्या होता है? पुनर्स्थापना करना, किसी चीज़ की क्या कर रहे हो? पुनर्स्थापना। एक मिनट देख लेना, पुनर्स्थापना करना किसी का। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर? लेट्स सी अनदर वन। इट डैश विद द स्टॉर्मिंग एंड द बस्टिल and the Bastille, a symbol of the royal tyranny and culmination of the rise of the Napoleon Bonaparte as the dominant figure in the France politics. फ्रांस पॉलिटिक्स के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट एक बड़ी अच्छी छवि उभर कर आया था, एक ताकतवर छवि उभर कर आया था। तो क्या हुआ था उस समय? इंटरवेन यानी हस्तक्षेप हुआ था, हस्तक्षेप करना, इंटरवेन। कॉन्क्लूडेड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को मतलब उपसंहार करना, यानी टोटल करके देखना, उपसंहार। ठीक है। हेजिटेट का मतलब क्या होता है? जो काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट हो, यानी कि जो काफ़ी ज़्यादा मतलब संकोच करता हो, हेजिटेट, संकोच। और कॉमेंस्ड का मतलब क्या होता है? स्टार्ट होना किसी चीज़ का। तो क्या हुआ था? उसने स्टार्ट दे दिया था। क्या दे दिया था? उस समय क्या होता? हर चीज़ स्टार्ट हो रही है ना, देखो यहाँ पे फ्रांस क्रांति हो रही थी, उसके बाद में हर चीज़ की शुरुआत हो रही है वहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी माई फाइनल आंसर। आगे देखिए, द रेवोल्यूशन ब्रॉट अबाउट द स्वीपिंग चेंजेस टू द फ्रेंच सोसाइटी। अब इस क्रांति ने क्या किया था? फ्रेंच सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया था, इंक्लूडिंग द डैश ऑफ मोनार्की। उसके अंदर क्या हुआ था? मोनार्की मतलब राजशाही सिस्टम को क्या किया गया था? समाप्त किया गया था। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिव रिपब्लिक, और डेमोक्रेटिव रिपब्लिक का क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। तो समाप्त करना। रीस्टोर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की वापसी करना, यानी पुनर्स्थापित करना। तो ऐसा तो नहीं हुआ है। कंटिन्यूएशन मतलब कोई काम लगातार चल रहा था, तो लगातार नहीं हो रहा है यहाँ पर। प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, क्या है? प्रिजर्वेशन लिखा हुआ है। प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को सुरक्षित करके रखना। एबोलिशन हुआ था। एबोलिशन का मतलब क्या होता है? जो राज शासन था, मोनार्की था, उस राज शासन पे क्या कर दिया गया था? रोक लगा दी गई थी। रोक लगाना या समाप्त करना, रोक लगाना या समाप्त करना। और डेमोक्रेटिक पब्लिक वाला शासन आ गया था अब। फिर क्या बोला गया है? द डैश एंड द डैश ऑफ मैनी फ्यूडल प्रिविलेज। और उसके संग में कई सारी क्या मिली थी लोगों को? कई सारी उसके अंदर कई सारी उनको प्रिविलेज यानी सुविधाएं दी गई थी, शासकीय सुविधाएं दी गई थी। तो क्या क्या हुआ था उसके अंदर? जब किसी को सुविधाएं दी जा रही थी या हटाई जा रही थी, क्या हुआ? मेंटेनेंस किया जा रहा था, सुधारीकरण किया जा रहा था। किसी को कुछ ज़्यादा बढ़ा के दिया जा रहा था। एग्जेजरेट का मतलब क्या होता है? बड़ाई की जा रही थी किसी की, नहीं। एलिमिनेशन किया जा रहा था। जो राज शासन था, जो राजा का जो शासन था फालतू का, उसमें से कई चीज़ों को, गलत चीज़ों को समाप्त करके हटाया जा रहा था। आगे देखिए क्या दिया हुआ है। डिस्पाइट द मैनी अचीवमेंट, कई सारे अचीवमेंट के बावजूद भी, हाउ एवर द रेवोल्यूशन वाज आल्सो कैरेक्टराइज बाय द वायलेंस। हालांकि इस क्रांति में कई सारी चीज़ें हुई हैं, वायलेंस, हिंसा हुई, टेरर, दहशत रही, और पॉलिटिकल डैश। ठीक है। पॉलिटिक्स में क्या हुआ देखिए? स्टेबिलिटी, यानी स्टेबिलिटी मतलब स्थाई, कोई चीज़ अगर एक जगह पे रुकी रहे, स्टेबिलिटी। हारमनी मतलब शांति, कोई शांति हुई थी वहाँ पर। रिकन्सिलेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का मिलाप हुआ था, मतलब कोई सुलह की गई थी उसमें। या अपहील हुआ था। अपील का मतलब क्या होता है? काया पलट होना।
तो क्या हुआ था भैया, फ्रांस का काया पलट ही तो हुआ था उसके अंदर। क्या हुआ, सारी की सारी चीजें बढ़ गई, जो तानाशाही थी, राज शासन था, वो समाप्त हुआ। और ओके, नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्या बोला गया है, द लेफ्ट हैंडेड पेजेस आर, देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंडेड पेजेस जो है सब्जेक्ट के रूप में है, लेकिन इसका जो राइटर है, जो इसका राइटर है वो अभी क्लियर नहीं हो पाया। अगर आप देखें तो सेंटेंस किस में आ रहा है, पेसिव वॉइस में आ रहा है। देखिए यहाँ लिखा हो ना बाय, बाय डैश, तो यहाँ पे अगर आप देखें, सॉरी ये नहीं, इधर तक देखिए, बोला गया लेफ्ट हैंडेड पेजेस रोट नहीं, इसमें सब्जेक्ट नहीं पता लिखने वाला कौन है, नहीं। जब सब्जेक्ट गायब होता है तब हम उसको क्या मानते हैं, पेसिव ऑर्डर माना जाता है कि लेफ्ट हैंडेड पेजेस से लिखा जाता है छात्रों के लिए टू यूज इंडिविजुअली, बट दे मे कोर्स बी यूज्ड बाय द डैश। लेकिन इसका प्रयोग किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, टीचर्स के द्वारा भी प्रयोग किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ आइडिया इंफॉर्मेशन ऑन विच टू बेस ऑन द लेसन। ठीक है, ये टीचर्स के द्वारा भी यूज किया जाता है। द स्टूडेंट देन हैज द लेफ्ट हैंडेड पेज एज ए और एन, एज ए या एन। स्टूडेंट क्या करते हैं, इलस्ट्रेशन यानी कोई भ्रम की स्थिति, सोल्यूशन भ्रम, कोई एनेक्डोट होता है, कोई मजाक होता नहीं। स्टूडेंट क्या करते हैं, रिकॉर्ड बना के रखते हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं, जो भी टीचर डेटा पढ़ाता है उसका क्या करते हैं, रिकॉर्ड बना के रखते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल। और व्हाट हैज़ बीन टॉट, जो उनको पढ़ाया जाएगा उसका रिकॉर्ड रखेंगे, एंड कैन रेफर टू इट इन द डैश। और उससे जब किसी चीज़ का हम रिकॉर्ड करके रखेंगे तो भविष्य में हम उस चीज़ को देख सकते हैं, फ्यूचर में। जैसे मैंने पढ़ा है, आपका वीडियो मेरा वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, तो आपको कभी भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। द एक्सरसाइज कैन बी डन, एक्सरसाइज की जा सकती हैं, एक्सरसाइज कैन बी डन डैश इन क्लास और होमवर्क। एक्सरसाइज की जा सकती है मतलब जो बच्चों को होमवर्क दिया जाता है, क्या वो पब्लिकली होता है, क्या वो एक साथ ग्रुप वाइज होगा, आइडियली अलग अलग, ये इंडिविजुअली होगा। सबको अपना अपना होमवर्क स्वतः ही करना पड़ता है। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। 76 पर आइए, 76 क्या बोल रहा है, द सर्विस इंडस्ट्री इन इंडिया इज ग्रोइंग डैश। हमारे देश के अंदर सर्विस इंडस्ट्री है बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो धीरे नहीं होगी, मार्जिनली नहीं होगी, आधा बढ़ रही हो आधा नहीं बढ़ रही हो, और रैपिड नहीं, तेजी से बढ़ रही है। ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पर एडवर्ब की ज़रूरत है हमें, तेजी से बढ़ रही है इसलिए। ठीक है, कोई डिफरेंट कलर देख लेता हूँ इसमें, थोड़ा ठीक ठाक क्या बोलता। आगे देखिए क्या बोल रहा है इसके अंदर, इंक्रीजिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन हैव फोर्स द ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडस्ट्री टू। अब देखिए कस्टमर बढ़ रहे हैं तो ये इंडस्ट्री को क्या कर रहा है, टू डैश द इनोवेशन एंड एक्सप्लोर द वे ऑफ इम्प्रूव रेवेन्यूज एंड प्रॉफिटेबल। तो देखिए बोला जा रहा है कि जैसे जैसे कस्टमर बढ़ते जा रहे हैं उस हिसाब से इंडस्ट्री के अंदर नए नए आविष्कार होते जा रहे हैं। तो मार्वल नहीं होगा, आलोचना नहीं होगी, डीजेनरेट मतलब किसी चीज़ को ख़राब कर देना, ये नहीं होगा। क्या होगा, इंट्रोड्यूस हो रहा है। इंट्रोड्यूस का मतलब क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहे हैं नए नए जो है बिजनेसेस सामने आ रहे हैं लोगों के। ठीक है, क्या आ रहा है, लोगों के सामने नए नए बिजनेसेस आ रहे हैं। अब अगले वाले कंसेप्ट को देख लीजिए, अगला कंसेप्ट क्या कह रहा है, उसमें क्या दिया हुआ है, क्या करना है। बोल रहा है हमारे पास में, फिर बोला गया है द होटल इंडस्ट्रीज इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द सर्विस बिजनेस। होटल इंडस्ट्री क्या है, सर्विस बिजनेस का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। डैश ऑर्गेनाइजेशन आर मॉडिफाइंग देयर सर्विस डिलीवरी, जहाँ पर यानी वेयर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वेयर, जहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी सर्विस डिलीवरी को मॉडिफाई कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। होम नहीं होगा, वैन नहीं होगा, विच नहीं होगा। क्लियर। आगे देखिए, डैश टू अट्रैक्ट ग्रेटर नंबर ऑफ कस्टमर, वो क्या कर रहे हैं, कई सारे कस्टमर्स को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, इस समय लोगों तक इशू कोई कोई किसी प्रकार को कोई मुद्दा खड़ा कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं,
सब्जेक्ट्स कर रहे हैं, नहीं, अप्रोच कर रहे हैं, वो लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं नए नए तरीकों से। ठीक है, नए नए ऐप आ गए हैं आजकल, वीडियो गेम ऐप आ गए हैं, राशिफल जानना हो, भविष्य के बारे में जानना हो, एग्ज़ाम्स से भी रिलेटेड ऐप हैं, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड भी ऐप हैं हमारे पास में। द न्यूली इमर्जिंग माइक्रो स्टे सेगमेंट इज डैश स्पेस फॉर इटसेल्फ इन द होटल इंडस्ट्री। अब देखिए होटल इंडस्ट्री के अंदर भी कई सारे बढ़ रहे हैं, होटल के अंदर भी, जैसे रिको चीटिंग ये नहीं होगा, और यहाँ पर काउंटर फिटिंग, काउंटर ये यहाँ पे वर्ड आधा है इतना, काउंटर फिटिंग का मतलब होता है जाली मुद्रा, ये नहीं होगा। डेटोरेटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को बिगाड़ना। जेनरेटिंग इसका सही आंसर होगा, क्या होगा, नए नए तरीके जनरेट किए जा रहे हैं जिससे तरक्की हो सके। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। 81 पर आइए, 81 क्या कह रहा है। एवरीवन डैश दैट पेपर इज मेड फ्रॉम द ट्री। हर कोई जानता है कि पेपर किससे बनता है, पेड़ से बनता है। एश्योर्स मतलब विश्वास करना किसी पे, नहीं। एडमिट मतलब किसी चीज़ को स्वीकार लेना। फील्स रोडेड ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर, नोज। हर कोई जानता है कि पेड़ किससे बनता है, पेपर से बनता है। पेपर किससे बनता है, पेड़ से बनता है। बट वैन वन लुक एट द ट्री, लेकिन जब हम ट्री पर देखते हैं, वन कैन नॉट इमेजिन दैट समथिंग इज एज सॉफ्ट एंड डैश एज पेपर इज मेड फ्रॉम अ ट्री। हम नहीं जानते हैं कि जब हम पेड़ की तरफ देखते हैं तो हमको पता नहीं चलता कि पेड़ से इतना सॉफ्ट, और डैशिंग, डैशिंग का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चलने वाला या आकर्षक नहीं। हेल्दी, हट्टा खट्टा। ऑफुल मतलब भयानक। फ्रजाइल लचकदार। इतना कोमल और लचकदार कागज हम किससे बनाते हैं, पेड़ से बना सकते हैं। दैट इज सो हार्ड, एक मिनट दिया हुआ है नंबर 4 क्या दिया हुआ है इसके अंदर, दैट इज सो हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। जो बाद में जो पेड़ इतना ज़्यादा हार्ड और स्ट्रॉन्ग होता है, उससे हम इतना कोमल बना सकते हैं हम लोग। प्लांट्स मटेरियल सच एज द वुड आर मेड ऑफ द फाइबर नोन एज द सेलुलोस। प्लांट मटेरियल है जो वुड से बने होते हैं, लकड़ी से बने होते हैं, और मेड ऑफ फाइबर नोन एज सेलुलोस, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेलुलोस। सेलुलोस इज द प्राइमरी डैश इन पेपर मेकिंग। सेलुलोस क्या होता है कि पेपर बनाने के लिए सबसे प्राथमिक आवश्यकता होती है, ताकत होती है, लाभ होता है, पसंद होती है, नहीं, क्या होता है, इंडीग्रेन मतलब ज़रूरत का सामान होता है। ठीक है, जैसे हम खाना बनाते हैं तो उसमें कुछ इंग्रीडियंट्स डालते हैं, वैसा ही। फिर क्या बोला गया है, रॉ वुड, कच्चा जो लकड़ी होती है, इज़ द फर्स्ट डैश इनटू पल्प। पहले हम उस रॉ वुड को क्या करते हैं, उसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, पल्प में उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मैनेज करते हैं, इन्वेस्टेड करते हैं, इम्प्लाइड करते हैं, उसके ऊपर प्रयास करते हैं, नहीं, क्या करते हैं, उसको हम कन्वर्ट करते हैं। जो भी मटेरियल आएगा पहले उसको कूट कूट कर क्या बना लेते हैं, बिल्कुल लुगदी बना लेते हैं, मतलब बिल्कुल ऐसा बना लेते हैं। अब क्या बताऊं, जैसे आटे को बिल्कुल कूट कूट के बना लेते हैं ना, जैसे आलू के पराठे बना रहे हो तो आलू को बिल्कुल मैश कर देते हैं, ऐसा बना देते हैं पल्प जैसा। विच कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर, फिर मिक्सचर बनता है किस 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 का, सेलुलोस का, लिग्नाइन का, पानी का, एंड सम केमिकल, और कुछ केमिकल भी डाले जाते हैं। द पल्प कैन बी मेड मैकेनिकली थ्रू ग्राइंडर, और फिर ये जो पल्प बनाया जाता है ये ग्राइंडर की सहायता से बनाया जाता है, और थ्रू केमिकल प्रोसेस, और केमिकल प्रोसेस से होकर गुजरता है। द डैश द पेपर डैश इन वे इज़ वीक एंड इज़ यूज टू मेक द न्यूज़ पेपर मैगजीन एंड फोन। और पेपर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा जो होता है उसकी जो प्रोडक्शन होती है काफ़ी कमज़ोर होती है, लेकिन ये धीरे धीरे करके ये जो कमज़ोर पेज होता है ये क्या करता है, एक मजबूत हमको न्यूज़पेपर देता है, मैगजीन देता है, नोटबुक देता है। एम्फेसाइजिंग दबाव होता है, इन्वॉल्व मतलब शामिल होता है, कंसिडर मतलब मानना होता है, तो क्या करता है, पेपर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इन दिस वे, इन दिस वे वीक एंड इज़ यूज टू न्यूज़पेपर एंड फोन। और इस तरीके से क्या होता है, कमज़ोर पेपर ज़रूर बनता है लेकिन हमको क्या देता है, वो इतनी सारी जानकारियाँ देता है। चलिए भैया, अब आ जाते हैं हम अपने पैसेज पर। 85 तक तो हम लोगों ने कर लिए हैं, और हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, 15 क्वेश्चंस, उनको भी कर लेते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा पानी पी लो। देखिए क्या बोल रहा है वो, पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स फ्रिक्वेंटली क्रिटिसाइज टुडे यूथ्स फॉर द इरेस्पॉन्सिबिलिटी। पेरेंट्स और जो टीचर हैं, एजुकेटर मतलब टीचर, हम लोग क्या कहते हैं, युवाओं के ऊपर हमेशा क्या बोलते हैं कि ये गैर जिम्मेदार हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ देखा जाए, रेस्ट्रिकेशंस आर मीट विद द रेजिस्टेंस फ्रॉम द टीनेजर।
तो दे बोला गया है कि हम बचपन से ही हमारे ऊपर क्या किया जाता है, दबाव डाला जाता है। डिस्पाइट द पेरेंट कंसर्न दैट द टीनेजर विल अब्यूज देयर फ्रीडम। अगर कभी कभार बचपन से ही क्या होता है, बच्चों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, तुम यहाँ नहीं जाओगे, तुम वहाँ नहीं जाओगे, तुम उससे नहीं मिलोगे, तुम ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। इस वजह से क्या होता है, टीनेजर की जो है फ्रीडम वो कभी कभी क्या हो जाती है उनके लिए, कभी कभी उनके लिए वो जेल का काम करने लगते हैं। वी आर डिससेटिस्फाइड दैट वी आर रिक्वायर्ड टू अधेयर सो मैनी रेगुलेशंस। हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाई, असंतुष्ट हैं कि हमको कई सारे जो नियम कायदों का पालन करना पड़ता है। वी सिंसियरली होप दैट द टीचर एंड द पेरेंट विल बिगिन टू ट्रस्ट आवर जजमेंट मोर। कि प्रिंसिपल, टीचर और पेरेंट्स क्या है, हमारी जो जजमेंट है उस पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा करेंगे। एज टीनेजर, एक टीनेजर होने के कारण, वी शुड बी शील्डेड फ्रॉम द हार्श रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। हमें संसार की जो है कटु कड़वी सत्यता है उसको, उससे हमको बचाया जाता है, ठीक है, बचना चाहिए। इन आवर डेज मेच्योर, इन आवर डेज एंड मेच्योर सच एज द काउंटलेस इंडिविजुअल आर लेफ्ट टू फाइट देमसेल्फ। और कभी कभी क्या होता है, जब ये व्यक्ति का जो विकास क्रम होता है, टीनेजर्स जो होते हैं वो कभी कभी क्या होते हैं कि खुद से ही लड़ने लगते हैं। वी आर फॉर्चुनेट टू लिव इन अ सेफ एनवायरमेंट। हम काफ़ी भाग्यशाली हैं कि हम एक अच्छे वातावरण में पले हैं। बट वी ऑट टू बी आल्सो बी फ्री टू कॉम्प्रहेंड द एडल्ट्स वर्ल्ड। लेकिन हमको भी जो बड़े जो संसार है, बड़ा संसार है, यानी हमसे जो उम्र में बड़े हैं उनको हम समझ सकें। एंड इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑफ अस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एडल्ट्स टू अंडरस्टैंड दैट हैविंग फन इजंट ऑलवेज बी अ बैड थिंग। और इसके अलावा लोगों को ये समझना चाहिए, युवाओं को, कि अगर हम कुछ जीवन में कुछ खुशियाँ ढूंढ रहे हैं तो वो हमेशा बुरी नहीं होती हैं। अगर कुछ फन कर रहे हैं तो हमेशा बुरा नहीं होता है। द आउटकम विल बी अनडाउटली बेनिफिट अस इन द लॉन्ग रन बाय एक्सपोजिंग अस टू द वाइडर वर्ल्ड। देखिए, अगर एक बच्चा है जो 24 घंटे बुक्स में रहता है, उसको बाहर आने जाना अलाउ नहीं है। दूसरा स्टूडेंट है जिसको क्या है, बुक्स में भी रहेगा प्लस उसको बाहर खेलने के लिए भी जाने देते हैं। तो किस बच्चे की ज़्यादा ग्रोथ होगी? ऑब्वियसली सी बात है, जो दोनों काम करता है उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो वही बताया गया है इसके अंदर। But it is not it will not result in night outs with a friend watching movie or a day spending reading rather than the studying। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज़ादी दे दी है कि आप रात रात भर दोस्तों के साथ में फिल्में देखो, बाहर घूमते रहो, देर से घर आओ, है ना, पढ़ाई को छोड़कर। ऐसा भी नहीं है। इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर द यंग पीपल टू लर्न अबाउट देयर लिमिट्स एंड हाउ मच समथिंग इज़ बेनिफिशियल टू अस। और इसमें ये बोला गया है कि लोगों को ये समझना चाहिए, अपनी लिमिट्स को समझना चाहिए कि उनके लिए क्या बेनिफिशियल है। वी आल्सो बिगिन टू डेवलप आवर ओन पर्सपेक्टिव ऑन द वर्ल्ड अराउंड आवर ड्यूरिंग एडोलसेंस। जैसे जैसे हम युवा होते जाते हैं तो हमको अपने आसपास का ऑरा हम बनाते जाते हैं। वी वी ओपन अप टू फ्रेंड्स एंड यंगर पीपल मोर। हम क्या करते हैं कि अपने मित्रों और युवाओं के साथ में ज़्यादा ओपन होने लगते हैं। एडल्ट्स ought टू एनकरेज अस टू कीप दीज क्लोज फ्रेंडशिप रादर देन वरिंग अबाउट हाउ फार अपार्ट वी आर फ्रॉम देम। और हमको एडल्ट्स को क्या करना चाहिए, बताना चाहिए, बड़े लोगों को ये बताना चाहिए, हमको एनकरेज करना चाहिए कि फ्रेंडशिप के बारे में क्या होता है, फ्रेंडशिप कैसी होती है, क्या होती है, लोगों से मिलने जुलने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वो सब बताना चाहिए। इफ़ पेरेंट्स वांट्स देयर टीनेजर टू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट फ्रीडम एंटेल्स, दे माइट वांट टू थिंक अबाउट लेटिंग देम वर्क पार्ट टाइम विच इज़ कॉमन प्रैक्टिस इन मैनी कंट्रीज। दिस वुड बी प्रेफरेबल टू लिमिटिंग दैम टू द मंथली अलाउंसेस। देखिए क्या होता है, धीरे धीरे करके चीज़ें बदल रही हैं। पेरेंट्स अगर बच्चों को आज़ादी देते हैं तो इसके अलावा उनसे ये भी कहते हैं कि तुम पार्ट टाइम जॉब करिए। जैसे ही वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो कुछ उनके पास में पैसा आता है जो उनको मंथली सैलरी बेसिस पे उनको मिलता रहता है, जिससे बच्चों को कुछ पैसा कमाने की भी इच्छा जागती है और वो अपने कैरियर में। वर्किंग टीचर्स अस द रिस्पॉन्स। कार्य हमको सिखाता है कि हमारी क्या जिम्मेदारी ऑफ स्पेंडिंग एंड सेव। पैसे को खर्च करना और बचाना इज मोर इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल। एक महत्व, we would be more helpful if we are given the response finance, especially when it comes to the things like getting the most recent comics and the with friends। तो देखिए भैया, हमको दोनों चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए। हमको पैसे को सेव करना आना चाहिए, पैसे को प्रॉपर खर्च करना भी आना चाहिए। साथ ही साथ हमको कि कहाँ पर किस जगह पे कितना पैसा पैसा खर्च करना, यानी कि सैलरी मिली हो जस्ट आप पिज़्ज़ा वगैरह खाने में लग गए और पूरा पैसा उसी में उड़ा दिया आपने। हाँ भाई, सैलरी मिली है, आप उतना मित्रों के साथ में एंजॉय करें जिससे आपको फाइनेंशियल नुकसान और आपका एंजॉयमेंट। इट वुड बी प्रेफरेबल टू करेक्ट अस टू करेक्ट अस फॉर द ओकेशनल एक्स्ट्रावेजेंट
बिहेवियर बिकॉज वी मे मेक मिस्टेक्स हाउएवर, हालांकि हम लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं। वी ऑल मेक एरर, हम सब लोग गलतियाँ करते हैं। एवरीवन मेक एरर, हर कोई गलती करता है। और टू बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक, हमें मौका देना चाहिए और गलतियों से सीखना। एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देम, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। रादर देन बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल फॉर, उन पे उनके ऊपर हम लोगों को आश्रित होने की अपेक्षा क्या करना चाहिए। However, it is essential to emphasize that there should be check and balance in, और हमको ये भी देखना चाहिए शादी है बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। एडिशनली अनरेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम कैन रिजल्ट इन द सीरियस, अगर हम लोग किसी चीज़ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं पाते हैं तो उनकी आगे बहुत बड़ा जो है दुष्परिणाम। who hasn't heard of promising young people running away from their study is the same we should remember the granting someone freedom does not mean removing the safety net that will catch them if they fall। देखिए, आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि सेफ्टी को हटा देना चाहिए। आज़ादी का मतलब ये होता है कि सेफ्टी भी होनी चाहिए और आज़ादी भी होनी। आप बाइक ड्राइविंग कर रहे हैं और बाइक ड्राइविंग करते समय आप हेलमेट का यूज़ नहीं कर रहे, आप फास्ट ड्राइविंग कर रहे हैं। तो देखिए, अभी आपने हेलमेट हटा दिया और ड्राइविंग भी आप फास्ट कर रहे हैं, तो निश्चित सी बात है कि अगर एक्सीडेंट होगा तो ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस। लेकिन वहीं आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आपने हेलमेट पहन रखा है, पूरी बॉडी को आपने अच्छे से सेफ्टी गार्ड से कवर कर रखा है, आपने ग्लव्स पहन रखे, फिर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, तो ये ठीक है। आज़ादी है, स्पीड मिल रही है, लेकिन साथ साथ में सेफ्टी भी, तो ये ठीक है। न्यूमरस टीनेजर्स क्रिमिनल हैव स्लिप थ्रू द सोशल नेटवर्क विदाउट बीइंग ऑब्जर्व, और कई सारे क्या होते हैं, छोटे जो टीनेजर क्रिमिनल और किसी गलत कामों में लग जाते हैं। इन जनरल इट माइट बी प्रेफरेबल टू रेस्ट्रिक्ट टीनेजर फ्रीडम सो दैट दे कैन बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल एडल्ट। तो इसलिए बच्चों की जो आज़ादी है उनको इस ज़्यादा आज़ाद भी नहीं छोड़ना चाहिए, उनको आज़ादी देनी चाहिए, लेकिन ओवर आज़ादी नहीं, जिसके कारण वो क्या करते हैं, जब अपने जवानी का समय है, वो गलत राह पे ना चले। तो 86 पे देखिए क्या बोला गया, कॉम्प्रेहेंड। कॉम्प्रेहेंड का मतलब वो क्या होता है, किसी चीज़ को समझना, प्रॉपरली किसी चीज़ को। एम्प्लॉय मतलब पालन करना, जज मतलब न्याय करना, ये नहीं होगा। अप्रिशिएट मतलब प्रशंसा करना, ये। रेस्प, रेप्स का मतलब क्या था, हर चीज़ को। 87 पर आइए, 87 क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द पैसेज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट को हमको चेक करना है। नंबर 4 तो देखिए पहले, देयर शुड बी नो चेक बैलेंस इन द एडोलसेंस, क्या युवाओं के बीच में किसी प्रकार का कोई रस्टिकेशन को चेक और बैलेंस नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। लर्निंग एनवायरनमेंट शुड बी चैलेंजिंग फॉर द यूथ, युवाओं के लिए लर्निंग एनवायरनमेंट क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। हाँ भैया, नो ऑब्स्टेकल एंड फ्रीडम विल मेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर किसी की आज़ादी में कोई रुकावट नहीं हो तो उनको जिम्मेदार युवा नहीं बना, ऐसा तो नहीं। आज़ादी होनी चाहिए, साथ साथ में यंग पीपल आर मोर रिसेप्टिव टू फ्रेंड, युवा लोग क्या होते हैं, अपने मित्रों की बातों में बहुत जल्दी। तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं देखूँ, मेरे हिसाब से जो प्रॉपर आंसर क्या है, थर्ड क्यों नहीं होगा। थर्ड में देखिए, चैलेंजिंग एनवायरनमेंट तो मिलता है, वो बोल तो रहा है कि लर्निंग जो एनवायरनमेंट है वो क्या होता है, चैलेंजिंग होता है युवाओं। लेकिन इधर पे एक चीज़ और बताई गई थी कि यहाँ पे फ्रेंडशिप के बारे में बताया गया था, हम लोग क्या करते हैं अपने मित्रों के प्रति। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बाद में बंद हो जाना, अभी तो चल लो। 88 पर आ जाइए। 88 क्या बोल रहा है बेटा, 88 में क्या करना है, आपको पैसेज के टोन को बताना है कि पैसेज कैसा है, क्या डिस्क्रिप्टिव था, क्या वो काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन बता, फिक्शनल यानी काल्पनिक था, क्या वो काल्पनिक पैसेज, तो क्या वो क्रिटिकल था कि काफ़ी गंभीर मुद्दा था, कॉमिकल यानी कि काफ़ी वो मजाकिया था, कॉमेडी से भरा। बेटा ये जो टॉपिक था ये कैसा था, गंभीर मुद्दा था, जिसके ऊपर हम क्या कर रहे थे, गंभीर चर्चा कर रहे थे कि बच्चों को ऐसा होना चाहिए, युवाओं को ऐसा होना चाहिए, बट उनको भटकना नहीं चाहिए। आगे देखिए क्या बोला गया, अप्रोप्रिएट टाइटल बताना, पेरेंट्स एंड एडल्ट्स नहीं, यूथ एंड लर्निंग ये भी, टीन एजेस प्रॉब्लम नहीं, फ्रीडम फॉर ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी आज़ादी, लेकिन किसके लिए, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी के लिए आज़ादी। ऑप्शन नंबर 3 विल बी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 90 में क्या बताना है, सेंट्रल थीम बतानी है, पैसे पूरे वर्ड में से क्या मुख्य बिंदु निकल कर आता है। देखो, फैमिली रिलेशंस के बारे में कम बताया गया है,
वर्क जॉब स्ट्रेस के बारे में कम चर्चा है, लर्निंग एंड एनवायरनमेंट के बारे में कम, अंडरस्टैंडिंग लिबर्टी यानी आज़ादी को समझने के ऊपर ज़्यादा चर्चा की गई थी, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक और अनसीन पैसेज की तरफ बढ़ते हैं और इस पैसेज को भी हम लोग पढ़ लेते हैं, 10 क्वेश्चन रह गए हैं। तो देखिए, द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया वाज अ बॉडी दैट वाज सेट अप टू द ड्राफ्ट एंड इनेक्टेड अ फॉर इंडिया विच बिकम द सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री अपॉन द अडॉप्टेशन। 1950 के अंदर क्या किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनली का जो गठन किया गया था, और ये हमारे भारतीय संविधान से जुड़ी हुई घटना के बारे में बता रहा है। द असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1946 में असेंबली का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है एक गठन हुआ था। इंडियन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल वाज अस्यूम, और यहाँ पे बताया गया था कि देश क्या हमारा आज़ाद हो जाएगा। इट वाज कंपोज्ड ऑफ द 389 मेंबर इंक्लूडिंग द 296 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया एंड 93 फ्रॉम द प्रिंसिपल। भैया टोटल कितने थे, 389 थे, जिसमें 296 कौन थे, रिप्रेजेंटेटिव थे ब्रिटिश इंडिया के, और 93 कौन से थे, प्रिंसिपलिस्ट। असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट सेशन इन 9 दिसंबर 1946 में पहला सेशन हुआ था, एंड कंटिन्यूड टू द वर्क 3 years टू कंप्लीट, और 3 साल तक ये वर्क होता रहा कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का उसका ड्राफ्ट बनता रहा। फाइनली डॉक्यूमेंटेशन वाज अडॉप्टेड इन 1949 and came to the election effect on the 1950, making the beginning of the India status as a public one of the key feature of the constitution। देखिए कुल मिला के 26 नवंबर 1950 को जो है इसका फाइनल डॉक्यूमेंट को हम लोगों ने जो नया जो असेंबली का जो संविधान था उसको अपना लिया था, और 26 जनवरी 1950 में ये एक्शन में आ गया था। द मेंबर ऑफ द असेंबली वाज ड्रॉन फ्रॉम द डाइवर्स बैकग्राउंड एंड द पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव इन द ब्रॉड स्पेक्ट्रम। इसके अंदर जो मेंबर थे वो कैसे थे, अलग अलग बैकग्राउंड से आए थे, गरीब बैकग्राउंड से आए थे या अलग अलग एरियो से आए थे, और अलग अलग राजनीतिक क्षेत्रों से आए थे। तो मिलाकर दे इंक्लूडेड द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द डिफरेंट कास्ट, अलग अलग विभिन्न कास्ट के थे, विभिन्न रिलीजन रीजन, एज वेल एज द मेंबर ऑफ द वेरिंग लेवल ऑफ द एजुकेशन पॉलिटिक्स। देखिए कुल मिला के अलग अलग समाज से आए थे, अलग अलग जातियों से आए थे, अलग अलग धर्मों से आए थे, अलग अलग अमीर वर्ग से भी आए थे, गरीब वर्ग से भी आए थे, कुल मिला के सब चीज़ों का मिक्सचर आया था उसके अंदर। दिस डाइवर्सिटी वाज रिफ्लेक्टेड इन द डिबेट्स एंड डिस्कशन दैट टुक विद इन द असेंबली and which were often passionate and continuous and but ultimately lead to the constitution that was widely regarded as the fair balance। देखिए जब बहुत सारी चीज़ें अलग अलग लेवल की होती हैं तो सारी चीज़ें मैशअप होने लगती है, फिर उनके बीच में डिबेट होता है, डिबेट होने के बाद में फिर एक निष्कर्ष निकल कर आता है, तो एक प्रॉपर बैलेंस निष्कर्ष निकल कर आया। द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कॉम्प्लेक्स एंड लेंथी प्रोसेस एंड दैट रिक्वायर्ड एक्सटेंसिव डिबेट नेगोशिएशन। द मेंबर्स ऑफ द असेंबली वर डिवाइडेड into several committees were responsible for the different aspect of the constitution such as the fundamental rights community, the union power कम्युनिटी एंड द ड्राफ्टिंग कमेटी। देखिए जब इनको बनाया जा रहा था तो 3-4 तरह की चीज़ें निकल कर आई थी। एक तो निकला था फंडामेंटल राइट कम्युनिटी निकली थी, एक निकली थी यूनियन पावर कमेटी, और तीसरी क्या निकली थी, ड्राफ्टिंग कमेटी। ऐसे करके अलग अलग तरह से कमेटीज निकल कर आई थी। फिर क्या हुआ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट दीज कमेटीज वर ड्राफ्टिंग कमेटी। इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, विच वाज हेडेड बाय द डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एज प्रोमिनेंट लीडर एंड ज्यूरिस्ट हु प्ले द की रोल इन शेपिंग द फाइनल डॉक्यूमेंट। देखिए भैया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष माना गया था, अध्यक्ष थे ये, और इन्होंने एक महत्वपूर्ण किरदार अपनाया निभाया था। This constitution had the constitution for emerged from the constitutional assembly was historic documents and that set the framework for the India democracy and governance। और ये क्या था, एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट था जिसने क्या किया था, भारत की डेमोक्रेसी और गवर्नेंस को बनाया था। एंड इट स्टेबलाइज इंडिया एज द सोवरेन, और इसने देश को क्या बना दिया था, संप्रभु बना दिया था, सोशलिस्ट राजनीतिक बना दिया था, सेक्युलर बना दिया था, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। and the outline of a system government that was based on the principle of the separation of the power, federation, fundamental right। देखिए हर व्यक्ति को उसी के हिसाब से जिसको जिस जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो दी गई थी, और एक प्रॉपर बैलेंस करके जिसमें किसी को कम या ज़्यादा नहीं हो, सब लोगों को समान देखा जाए, ऐसी स्थिति बनाई गई थी। The constitution also enshrined a number of the progressive provisions and reflected the aspiration of the Indian people such as the right to equality। उसमें क्या क्या मिला था, right to equality मिला था, right to freedom मिला है, right to freedom of speech बोलने की आज़ादी, expression of the right to education, education की आज़ादी, ये भी उसी में दी गई थी ड्राफ्टिंग में।
आगे क्या बोला गया, द एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26/1950 वाज मोमेंटस ओकेशन इन इंडिया हिस्ट्री मार्किंग द कल्बिनेशन ऑफ द लॉन्ग हार्ड फॉट स्ट्रगल for the independence and the self-rule. The day is celebrated every year, Republic Day, and a national holiday that is marked at the parade, speech, cultural events across the country. देखिए 26 जनवरी 1950 को हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन था, जब हम लोगों ने काफ़ी समय से हमारे देश को दबाया जा रहा था, उससे हम लोगों को आज़ादी मिली, उस गुलामी से हमको आज़ादी मिली, और इसके लिए हम नेशनल हॉलीडे बनाते हैं, और इस दिन हम क्या करते हैं, परेड होती हैं, स्पीचेस होती हैं, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन द कॉर्नर स्टोन्स of the Indian democracy and widely regarded one of the most important progressive documentation as its kinds of the world. Overall, the Constitution Assembly of the India was a remarkable achievement, reflecting the spirit of the corporation and the comprise that characterized the Indian struggle for the independence. देखिए कुल मिला के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या बताया गया कि भारतीय लोगों ने किस तरीके से स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करने के बाद में क्या चीज़ लेकर आए, है ना। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारा ही है, दुनिया का सबसे बड़ा न्यायपालिका हमारे पास में ही है। Its legacy continues to shape Indian politics, social landscapes to this India, and its examples serve the inspiration for other countries that seeks to establish democratic and inclusive system of the government. तो देखिए कुल मिला के ये जो संविधान आया है, ये आज भी लोगों को मदद कर रहा है। संविधान तो उनकी भी सहायता करता है जो इसको नहीं मानते हैं, है ना। तो ये सिचुएशन इसके अंदर बताई गई है। आज भी पॉलिटिक्स में इसकी सख्त ज़रूरत पड़ती है, सामाजिक परिदृश्य से भी इसकी ज़रूरत पड़ती है हम लोग। तो देखिए 91 से क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस रिफ्लेक्ट द एस्पिरेशन ऑफ द इंडियन पीपल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भैया किसके बारे में बोला गया है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के राइट टू इक्वलिटी के बारे में ही पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बोला गया है, ठीक है, कि सबको समानता का अधिकार हो। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल गिवन इन द पैसेज। पैसेज में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टाइटल क्या होता है, क्या दिया जाएगा, इंडियन स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस, ये नहीं। रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू, इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं हुई। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, नहीं। द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के निर्माण के बारे में चर्चा की गई है। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। 93 वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड, कब भारत के संविधान को अपनाया गया था, बताइए कब अपनाया गया था, कब ये लेकर आए थे, हम लोग लेकर आए थे 26 नवंबर 1949 को इसको लेकर हम लोग आए थे। उसके बाद में फिर एक्शन में लेकर आए थे 26 जनवरी 1950 में। 94 पर आइए, वो क्या बोल रहा है, द पैसेज मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंक्लूसिविटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग रियल वर्ल्ड सिनेरियो इज द मोस्ट सिमिलर इन द सेशन। तो देखिए भैया इसका जो आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 1 लगेगा, अ कंपनी दैट हायर द एम्प्लॉय डिफरेंट एजेस जेंडर एंड बैकग्राउंड्स टू क्रिएट द मोर डाइवर्स वर्कफोर्स। देखिए भारत के संविधान के अंदर क्या है, विभिन्न विभिन्न बैकग्राउंड से लोग आए हैं, ABCD अलग अलग तरीके से लोग आते हैं। इन सबको एक ही पायदान पर, एक ही टेबल पे सब लोगों को एक साथ बैठाने का काम किसने किया है, हमारे संविधान ने काम किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95, एंटोनिम बताना है, वर्ड दिया हुआ है कॉम्बैटिव। अब कॉम्बैटिव का मतलब क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा जिसमें झगड़ा हो, फाइट हो रही हो, है ना, झगड़ालू टाइप का। कॉन्टेनियस मतलब कोई चीज़ हमारे पास में क्या हो, संतुष्ट से भरी हो। एग्रीएबल का मतलब क्या होता है, सहमति, क्या होता है, सहमति। तो देखो यहाँ पे फाइट आ रहा है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एग्रीएबल यानी सहमति, ठीक है। और सेक्युलर हो जाता है धर्म पे, लेगेसी हो जाती है किसी चीज़ की, कोई लंबे समय से चली आ रही हेरिटेज हो। चलिए अब देखिए हमारे पास में लास्ट पैसेज आता है और इस पैसेज को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए पैसेज काफ़ी बड़े बड़े रहते हैं तो थोड़ा टाइम तो लगता है एक्सप्लेन करने में, लेकिन मैं हर शब्द को एक्सप्लेन करता हूँ जिससे आपका सिलेक्शन हो। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, लग रहा है कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंडेंजर स्पीसीज, चलिए मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, H2O। लास्ट पैसेज रह गया, इसको भी फिनिश करते हैं, बस 5 मिनट दीजिए। Endangered species are those that are at risk become the extinct due to the various factors such as habitat destruction, poaching, pollution, climate change। देखिए एंडेंजर स्पीसीज का मतलब क्या होता है, ऐसी स्पीसीज, ऐसी जातियां, ऐसी पक्षियों की जातियां या ऐसी प्रजातियां जो
खतरे के निशान पर हैं, जिनका जीवन क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है, विलुप्ति के निशान पे है, जिसका कारण क्या हो सकता है, उनका निवास स्थल हो सकता है, उनका शिकार हो सकता है, पॉल्यूशन हो सकता है और मौसम में परिवर्तन हो सकता है। द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीसीज आर द मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न एंड दे हैव अ रिपल इफेक्ट ऑन द एंटायर इकोसिस्टम। देखिए, जिस तरीके से पक्षियों के रहने का जो पर्यावरण है, जो क्षेत्र है, वो कम होता जा रहा है, उसके कारण हमारे इकोसिस्टम पर जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, कई सारी प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। एंडेंजर्ड स्पीसीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट एज दे प्ले वाइटल रोल्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम एंड कंट्रीब्यूट द हेल्थ वेलबींग ऑफ द प्लानिट एंड इट्स हैबिटेट। देखिए, संसार में कोई भी पशु पक्षी है या कुछ भी है, वो बैलेंस कर रहा है प्रकृति के अंदर, है ना। अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो प्रकृति हमसे बिछड़ जाएगी और हम लोग क्या हो जाएंगे, बिल्कुल अलग थलग हो जाएंगे। द इम्पॉर्टेंस ऑफ द कंजर्विंग एंडेंजर स्पीसीज इज मल्टीफेसेड। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैन बी profound impact on the environment. Every species has a unique role to play the ecosystem and their appearance can trigger the domino effect that ultimately lead to the ecosystem collapse। देखिए, कुल मिला के क्या बोला, हर पशु पक्षी का, हर प्रजाति का, हर पेड़ पौधे का हमारे पर्यावरण के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम पर्यावरण को समाप्त कर देंगे तो जो स्पीसीज हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे और जिसके कारण हमारा प्रकृति में रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स कौन होते हैं, जैसे ये फूल है और ये दूसरा फूल है, ठीक है। तो एक फूल से दूसरे फूल पे ले जाते हैं ये पॉलिनेट करके। जैसे कोई पराग है, जैसे इसके अंदर क्या होता है, जैसे पेड़ पे से यहाँ से उन्होंने पराग को इकट्ठा किया, ये दूसरे पे ले गए, पॉलिनेशन कर रहे हैं। सच एज बी, butterfly play a crucial role in maintaining the health of the productivity of the plant community. Without them, many plants would not be able to produce, and the animals that are rely on those plants or the food habitat would so also suffer. Similarly, predators such as the wolf, lion help to regulate the prey population. देखिए, मधुमक्खियां हों और तितलियां हों, वो एक फूल पे बैठती हैं, इस फूल से लेके बीजों को जाती हैं, क्या करती हैं, दूसरे पे जाकर डाल देती हैं, दूसरे पे पॉलिनेट करती रहती हैं। इसी प्रकार से अगर आप वुल्फ की बात करें या आप लायन की बात करें, ये क्या करते हैं, शिकार करते हैं, और शिकार करने के बाद में ये जो जो बाकी प्रजातियों की जो पॉपुलेशन है उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, एंड प्रिवेंट ओवर ग्रेजिंग, अति चराई को रोकते हैं। अगर ये भेड़िए या शेर अगर इसका शिकार नहीं करें, किसका, मान लीजिए बकरियों का शिकार नहीं करते, गौट का अगर शिकार नहीं करेंगे, तो बकरियां या गाय या भैंस का शिकार नहीं करेंगे, तो ये क्या करेंगे, पूरी की पूरी हरी घासों को चर जाएंगे। और पूरे को जब पूरी हरी घास को चर जाएंगे तो उसका तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा एनवायरनमेंट के ऊपर, कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। एंडेंजर स्पीसीज आल्सो हैव कल्चरल इकोनॉमिक वैल्यू। भैया, जो एंडेंजर स्पीसीज है, ऐसी स्पीसीज जो समाप्त हो रही है, उनकी एक कल्चरल वैल्यू है और इकोनॉमिक वैल्यू है। मैनी इंडिजीनियस कल्चरल हैव आल्सो रिलेशन विद द एंडेंजर स्पीसीज, कंसिडर देम टू बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर हेरिटेज एंड आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल, Maasai people of the Kenya have a strong cultural connection to the elephant, consider them to be the sacred animal, and in addition, endangered species can be important source of income and local community through the इको टूरिज्म। देखिए, बहुत ध्यान से, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है यहाँ पे। मसाई, केनिया की जो जनजाति के जो लोग होते हैं, मसाई जनजाति के लोग, वो जानवर का संरक्षण करते हैं। किस जानवर का, हाथी का। उनका ये मानना है कि हाथी क्या है, समाप्ति के कगार पर है। और जब हम किसी जानवर का संरक्षण करते हैं तो उसके संरक्षण के लिए हम लोग आसपास से कोई पार्क बना देते हैं, कोई हम लोग चिड़ियाघर बना देते हैं, फिर लोग क्या करते हैं, उस प्रजाति को देखने के लिए आते हैं। जैसे वाइट एलिफेंट है, वो कम है अपने यहाँ पर, भारत में अगर एक वाइट एलिफेंट आ जाएगा तो उसकी सुरक्षा में क्या हो जाएंगे, सब लोग लग जाएंगे। इससे क्या होता है, इको टूरिज्म बढ़ता है, लोग आके टिकट खरीद कर उसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए और एग्जाम्पल भी बताए हैं। माउंटेन गोरिल्ला ऑफ वांदा एंड उगादा are the major draws for the tourist and generating the significant revenue for the local। देखिए, एक गोरिल्ला प्रजाति है, माउंटेन की गोरिल्ला प्रजाति है, रवांदा और उगांडा करके दो प्रजातियां हैं उस क्षेत्र की। इसको क्या लोग देखने के लिए आते हैं, तो उसका टिकट देते हैं, जिससे क्या होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है। फर्दर मोर, और तो और एंडेंजर स्पीसीज कैन आल्सो हैव द स्पेसिफिक मेडिकल वैल्यू। उनकी एक अलग ही क्या होती है, वैज्ञानिक और औषधीय गुण होता है उनके अंदर। Many species contain the unique genetic material that can be used to develop new medicine and treatment for the variety of the disease. For example, rosy periwinkle
रोजी पेरिविंक, अ प्लांट स्पीशीज ओनली फाउंड इन मेडागास्कर, प्रोड्यूसेस 2 ड्रग दैट आर यूज्ड टू ट्रीट द सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर। तो देखिए, अब कोई चीज़ धरती पे कम है, अब उसके अंदर कुछ स्पेशलिटी भी है भैया, है ना। जैसे एक पेड़ है क्या, रोजी पेरीविंक नाम का एक प्लांट है, जिससे मेडिसिन बनती हैं, जिससे 2 दवाइयाँ बनती हैं, कैंसर के लिए 2 तरह की दवाइयाँ बनती हैं। इन एडिशन डेंजर स्पीसीज कैन सर्व द इंडिकेटर ऑफ द environmental health, changes in the pollution population of the certain species can indicate changes in the quality of the environment। अगर देखिए पॉपुलेशन में चेंजेस होगा तो एनवायरनमेंट में भी चेंजेस होगा, तो हमारे लिए हर प्रजाति, हर जीव जंतु आवश्यक है इस धरती पर। अलर्टिंग द साइंटिफिक पोटेंशियल टू इशू द मे रिक्वायर्ड अटेंशन, कंजर्विंग इफेक्ट ऑफ द एसेंशियल प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड स्पीसीज आर प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। अगर हम इन प्रजातियों को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको प्रकृति को बचाना पड़ेगा, जिससे हम इस प्रजाति को भी बचा सकें। दीज एफर्ट्स कैन टेक मैनी फॉर्म्स, इस इन एफर्ट्स, इन सुधारों के लिए हमको कई सारे प्रयास करने पड़ेंगे, सच एज हैबिटल रिस्टोरेशन। हमें क्या करना पड़ेगा, इनके जो निवास स्थल उनको रिस्टोर करना पड़ेगा। एंटी पॉचिंग मेजरमेंट, शिकार उनका नहीं हो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। कैप्टिवेटिंग ब्रीडिंग प्रोग्राम, इनको इनके जो ब्रीडिंग प्रोग्राम्स है वो बनाने चाहिए, यानी इनको सुरक्षित ये बच्चों को जन्म दे सकें, है ना। एंड हैबिटेट रिस्टोरेशन इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग प्रोटेक्टिंग क्रिटिकल habitat for the endangered species, restoring degraded area to the natural state. Anti-poaching measures can necessary to prevent the legal hunting, trafficking endangered species। देखिए ऐसे स्पीचीज जिनकी मात्रा, जैसे हमारे यहाँ पे क्या टाइगर कम है, तो टाइगर को हम क्या करते हैं, एक सेफ जगह पे ले जाते हैं। सेफ जगह पे ले जाने के बाद में जब वो बच्चों को जन्म देते हैं तो उनके बच्चों को भी हम लोग सुरक्षा करते हैं। इस हिसाब से क्या है कि टाइगर की जो वैल्यू बढ़ती जा रही है, और फिर धीरे धीरे करके हम लोग क्या बढ़ते जा रहे हैं। एमपी को क्या बोला जाता है, टाइगर स्टेट बोला जाता है। मैं एमपी में ग्वालियर का रहने वाला हूँ, हमारे वाले एरिया में टाइगर बहुत सारे हैं, ठीक है, तो टाइगर स्टेट बोला जाता है। बीच में ये कम हो गए थे, इनका शिकार हुआ, अब दोबारा से लोगों ने इसकी सुरक्षा की, बढ़ गए। अब देखिए क्या होता था, राजा महाराजा के टाइम पे तो शिकार होता था, तो वो लोग तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, उनको तो करना क्या था, शिकार करना था, और एक राजा शिकार करता था तो दूसरा उसकी होड़ करता था। Captive breeding program are used to breed and raise the endangered species captivity with the goal of releasing them into the wild। पहले क्या करते हैं, एक जगह पर टाइगर ने बहुत सारे टाइगर वाले बच्चों को जन्म दे दिया, और इन बच्चों को ले जाके क्या करेंगे, फॉरेस्ट में छोड़ देते थे, ठीक है। वाइल दीज एफर्ट बी कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग, दे आर नेसेसरी टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द एंडेंजर। हालांकि इसमें कुछ पैसा भी लगेगा और ये हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग भी है, लेकिन ये क्या होता है, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। अनदर की एस्पेक्ट ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द एजुकेशन एंड द अवेयरनेस रेजिंग। उसका दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि हमको एजुकेशन करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। मैनी पीपल आर अनअवेयर ऑफ द थ्रेट ऑफ फेसिंग द एंडेंजर स्पीसीज, द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कई लोग क्या हैं कि इससे बेखबर हैं। एजुकेटिंग द पब्लिक, चलिए, एजुकेटिंग द पब्लिक एंड रेजिंग अवेयरनेस कैन हेल्प टू प्रमोट द ग्रेटर अप्रिसिएशन फॉर द नेचुरल वर्ल्ड एंड इंस्पायरेशन एक्शन टू प्रोटेक्ट इट। तो क्या बोला गया है, लोगों को जागरूक करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, और उनको नेचुरल जो है प्रकृति के प्रति उनको जागरूक करना चाहिए। एडिशनली और तो और आउटरीच प्रोग्राम कैन वर्क विद द लोकल कम्युनिटीज टू प्रमोट द सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द एनवायरमेंट। देखिए कुछ ऐसे समुदाय होने चाहिए, कुछ ऐसे जो है एनजीओ होने चाहिए जो प्रकृति को बचाते हैं। उन एनजीओज को, उन संस्थाओं को आगे आना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए और एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए। इन कंक्लूजन, अगर उपसंहार देखें, अंत में देखें, तो कंजर्वेशन ऑफ द एंडेंजर स्पीसीज इज क्रिटिकल इशू दैट अफेक्ट द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द प्लानट एंड इन हैबिटेट्स। ये क्या करती है, हमारे प्लानट्स पे हेल्थ को, उनके निवास स्थल को काफ़ी इफेक्ट करती है। प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग बैलेंस फॉर इकोसिस्टम, प्रिजर्विंग कल्चर, इकोनॉमिक वैल्यू एंड एडवांसिंग द साइंटिफिक एंड मेडिकल सिस्टम। देखिए इकोसिस्टम को बचाना है, प्रकृति को बचाना है, इकोनॉमिक को बचाना है, हमको मेडिसिन रिसर्च में ये सहायक होती हैं, वैज्ञानिक रिसर्च में ये सहायक होते हैं। कंजर्वेशन effect efforts including the habitat restoration, anti-poaching measures, captive breeding plan, educating and awareness raising and necessary to ensure the survival of endangered species and promote the sustainable future। इनको बचाने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, इनके निवास स्थलों को बचाना, शिकार होने से बचाना पड़ेगा। इनके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अलग से ब्रीडिंग प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे, इन एजुकेट करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, जिससे इनको क्या कर सके, हम प्रजातियों को बचा सकें। चलिए, थैंक गॉड ये पैसेज ख़त्म हो गया। बहुत बड़ा पैसेज था यार, ये तो ऐसा आ गया तो दिमाग ख़राब होना है वहाँ पे। चलिए अब 96 पे चर्चा करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द माउंटेन गोरिल्ला आर कंट्रीब्यूटिंग टू द लोकल इकोनॉमी रवांडा। देखिए भैया, इसमें गोरिल्ला की प्रजाति के बारे में आया था। वो क्या कर रही थी, इकोनॉमी में हेल्प कर रही थी। कैसे कर रही थी, वो प्रजाति है कम कम रह गई हैं, उनकी प्रजातियाँ कम कम रह गए हैं। तो जब लोग कम कोई चीज़ रह जाती है तो लोग उसको देखने ज़रूर जाते हैं। तो वो क्या कर रही है, ऑप्शन नंबर थर्ड, माउंटेन गोरिल्ला आर मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन, लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, जनरेटिंग सिग्निफिकेंट रेवेन्यू थ्रू द इको टूरिज्म। और इको टूरिज्म की सहायता से क्या कर रहा है, वो एक रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पर एक लाइन दिखाऊँ मैं तो जो गोरिल्ला के बारे में बिल्कुल सही आ रही है, वो क्या आ रही है देखो, द माउंटेन गोरिल्ला रवांडा उगांडा आर द मेजर ड्रॉ फॉर द टूरिस्ट एंड जनरेटिंग सिग्निफिकेंट रेवेन्यू फॉर द लोकल इकोसिस्टम। यही तो बता रहा है वो, यही तो बता रहा है क्वेश्चन नंबर 6 अपना 96 अपना 97 पर आइए। 97 क्या कह रहा है, 97 में बताया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज में से हमको किसके बारे में पता चलता है। ऑप्शन नंबर थर्ड, कंजर्विंग एंडेंजर स्पीच इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम एंड प्रिजर्विंग कल्चरल एंड इको वैल्यू। देखिए, हमको प्रजातियों को बचाना है जिससे हम अपने इकोसिस्टम को बचा सकें, हम उनके अपने कल्चर को बचा सकें, अपनी इकोनॉमिक वैल्यू को बचा सकें। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल। 98 पर आइए, एंटोनिम आपको बताना है। अब हेल्ट का मतलब क्या होता है, किसी जगह पे स्टॉप हो जाना, यानी कि रुक जाना, बीच में अटक जाना। कैप्टिव का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को घेर लेना, है ना, क्लोज कर देना किसी चीज़ को, है ना। हाइड का मतलब क्या होता है, छिपना, किसी चीज़ को छिपा लेना, कंसील कर देना किसी। ट्रिगर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को स्टार्ट करना। और ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मतलब लूट पाट करना, मतलब जैसे बच्चों को चुरा लिया जाता है, मानवों को चुरा लिया जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इस तरह का। तो देखिए, हॉल्ट का मतलब होता है स्टॉप, और ट्रिगर का मतलब क्या होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, 99 पर आइए, और 99 का आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर अमेरिका हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द रियल वर्ल्ड कनेक्शन टू द कंसेप्ट ऑफ द इंडिजीनियस कल्चर एंड डिस्कस्ड इन द पैसेज, द इम्पॉर्टेंट ऑफ प्रिजर्विंग कल्चर आइडेंटिटी ऑफ द एंडेंजर स्पीशीज। ठीक है, तो भैया ये लास्ट क्वेश्चन हमारी क्लास का रह गया है। रोजाना रात को 9 बजे क्लास रहती है मेरी एसएससी स्टेनो की। ये स्टेनो क्लासेस स्पेशल आप लोगों के लिए, ये रोजाना एक वीडियो अपलोड हो जाता है। दिवाली फेस्टिवल भी है, अभी से सब लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी जो दिवाली है, तो हमारी तो दिवाली ऐसी बनने वाली है, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, आपके लिए अपलोड करेंगे। हमारी दिवाली तो कुछ ऐसी ही है। देखिए क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द अप्रोप्रिएट टाइटल। क्या अप्रोप्रिएट टाइटल होगा, द इंपॉर्टेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ये अभी बिल्कुल प्रॉपर अप्रोप्रिएट आंसर नहीं बन पाया। द इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंट, मौसम के परिवर्तन के ऊपर चर्चा की गई थी, नहीं। द बेनिफिट ऑफ द इको टूरिज्म एंड लोकल कम्युनिटीज़, इसकी भी चर्चा नहीं। इसकी चर्चा ऑप्शन नंबर थर्ड, द रोल ऑफ एंडेंजर स्पीसीज इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में ऐसी प्रजातियां जो समाप्त होने वाली है, उनका क्या किरदार है, वो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी अवर फाइनल। ठीक बेटा, तो आज के सेशन में इतना ही था। अच्छे से तैयारी करें बेटा, कोई भी कैसा भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं वो सोल्यूशन आपको दूंगा। ठीक है, रोजाना रात को 9 बजे मिलते हैं हम लोग। कल मैं आपको एक नए पेपर सेट के साथ में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए सब बच्चों को बेटा, सबसे पहली बात तो हैप्पी दिवाली, और सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से तैयारी करें, अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें।